हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जनरेटर के अंदर होने वाली हानियों के बारे में, लॉसेस इन डीसी जनरेटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनरेटर के अंदर कौन कौन सी हानियाँ होती है और जनरेटर के अंदर जो हानियाँ होती है उनका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। जनरेटर के अंदर हानियों के बारे में यदि बात करें तो दोस्तों जनरेटर के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार की हानि होती है। क्या जनरेटर के अंदर मुख्य रूप से कितने प्रकार की हानियां होती है? तो 3 प्रकार की हानि होती है जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर कितनी हानि पढ़ेंगे अपन? 3। सबसे पहली जो हानि होती है, यहां लिखने की बजाय इसको यहां लिख लेते हैं। जनित्र है, जनित्र के अंदर मुख्य रूप से कितनी हानि होती है? आपकी 3 हानि होती है। कितनी होती है? 3। पहली जो हानि होती है वो होती है आपकी ताम्र हानि। कौन सी हानि होती है आपकी? ताम्र हानि होती है। इंग्लिश में लिखेंगे इसको कॉपर लॉसेस। दूसरी जो हानि होती है वो होती है इसके अंदर लोहा हानि। कौन सी हानि होती है? लोहा हानि होती है और इसको लिखेंगे हम आयरन लॉसेस। और तीसरे नंबर की जो हानि होती है जनरेटर के अंदर वो होती है आपकी यांत्रिक हानि। कौन सी हानि होती है? यांत्रिक हानि होती है और इंग्लिश में लिखेंगे इसको मैकेनिकल लॉसेस। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि जनरेटर के अंदर कितने प्रकार की हानि होती है। तो आपका आंसर होगा जनरेटर के अंदर 3 प्रकार की हानि होती है। एक होती है ताम्र हानि, दूसरी होती है लोहा हानि और तीसरी होती है यांत्रिक हानि। जबकि हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हमने हानियां पढ़ी थी, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर केवल 2 ही हानि होती है। एक तो होती है उसके अंदर ताम्र हानि, दूसरी होती है उसके अंदर लोहा हानि। ट्रांसफॉर्मर के अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी पार्ट्स गति नहीं करता है, कोई भी पार्ट्स घूमता नहीं है। अब जब कोई पार्ट्स घूम ही नहीं रहा है तो वहाँ पर कोई घर्षण नहीं होगा, और यदि वहाँ पर कोई घर्षण नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी यांत्रिक हानि नहीं होगी। जबकि जनरेटर के अंदर हमने देखा आर्मेचर क्या करता है, आपका घूमता है। अब जनरेटर के अंदर आर्मेचर घूम रहा है, गति कर रहा है, इस कारण जनरेटर के अंदर यांत्रिक हानि विद्यमान होती है। जबकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर यांत्रिक हानि विद्यमान नहीं होती। तो मुख्य रूप से तो हानियां कितने प्रकार की होगी? आपकी 3 प्रकार की होगी। अब ताम्र हानि की बात करें तो जनरेटर की जितनी भी वाइंडिंग्स हैं जो कॉपर से बनी होती है, उन वाइंडिंगों के अंदर जो हानि होगी वो हानि कहलाएगी कौन सी? आपकी ताम्र हानि। कौन सी कहलाएगी? ताम्र हानि। तो पहली जो वाइंडिंग होती है वो होती है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो ताम्र हानि के अंदर पहली हानि कौन सी हो जाएगी? आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाली हानि। दूसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी हो जाएगी? शंट फील्ड वाइंडिंग। तीसरी हो जाएगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी हो जाएगी? आर्मेचर वाइंडिंग। और चौथी हो जाएगी आपकी ब्रश संपर्क हानि। चौथी कौन सी हो जाएगी? ब्रश संपर्क वोल्टेज ड्रॉप। तो जो जनरेटर के अंदर ताम्र हानि होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जनरेटर के अंदर ताम्र हानि 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाली ताम्र हानि, दूसरी होगी शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाली ताम्र हानि, तीसरी होगी आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाली हानि, चौथी होगी ब्रश संपर्क वोल्टेज ड्रॉप के अंदर होने वाली हानि, पांचवी हमने पढ़ी थी कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी पढ़ी थी, तो पांचवी हम लिख सकते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि। ऐसे ही छठी हम लिख सकते हैं इंटरपोल भी पढ़ा था, और इंटरपोल के ऊपर हमने देखा था कौन सी वाइंडिंग लगाई थी? इंटरपोलर वाइंडिंग। तो इंटरपोलर वाइंडिंग में होने वाली हानियां, ये सब हानि किसके अंदर आएगी? ताम्र हानि के अंदर आएगी।
तो मुख्य रूप से जो हानियाँ देखते हैं हम वो कितनी ज़्यादा देखते हैं, 4 ही देखते हैं, जो आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर भी होती तो ताम्री हानि है, लेकिन उसको भी हम यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। तो जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग होगी, कॉपर की जो वाइंडिंग होगी, उसके अंदर जो हानि होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी, ताम्र हानि। आपको सिर्फ ये याद रखना है, वाइंडिंग के अंदर जो हानि होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी ताम्र हानि। फिर दूसरी बात करें लोहा हानि। लोहा हानि का मतलब मशीन का जो लोहे की बॉडी होगी, जैसे आर्मेचर की क्रोड होगी, आपके फील्ड पोल हो गए, इनके अंदर जो हानियाँ होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी लोहा हानि। कौन सी हानि कहलाएगी, लोहा हानि। लोहा हानि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है भंवरधारा हानि। कौन सी होती है, भंवरधारा हानि। इस भंवरधारा हानि को लिखते हैं एडी करंट लॉसेस। क्या लिखेंगे, एडी करंट लॉसेस। तो इसे एडी करंट हानि भी कहा जाता है। दूसरी होती है आपकी स्ट्रेसिस हानि। कौन सी होती है, स्ट्रेसिस। तो दूसरी होती है आपकी कौन सी, स्टेरेसिस हानि। तो लोहा हानि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम भंवरधारा हानि और दूसरी पढ़ने वाले हम कौन सी, स्टेरेसिस हानि। कौन सी पढ़ेंगे, स्टेरेसिस। ऐसे कैसे यांत्रिक हानि आपकी कौन सी होगी, तो यांत्रिक हानि हो जाएगी आपकी बियरिंग एवं वायु के घर्षण के कारण होने वाली हानि। बियरिंग और वायु में घर्षण के कारण जो हानि होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी यांत्रिक हानि। कौन सी हानि कहलाएगी, यांत्रिक। तो जनरेटर के अंदर इतनी सारी हानियां होती हैं। ताम्र हानि के अंदर पढ़ेंगे जनरेटर की वाइंडिंग्स के अंदर, चाहे आप कोई सी भी वाइंडिंग हो, चाहे सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, शंट फील्ड वाइंडिंग हो, आर्मेचर वाइंडिंग हो, इंटरपोलर वाइंडिंग हो, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो, या फिर ब्रश हो, आपकी जो कम्यूटेटर है ना, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो होने वाली हानि है, वो सब हानि कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी ताम्र हानि कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, ताम्र हानि। क्लियर। दूसरी होती है लोहा हानि जनरेटर के अंदर। अब जनरेटर के जो फील्ड पोल और जनरेटर की जो आर्मेचर की क्रोड होती है, कौन कौन से, एक तो जनरेटर के फील्ड पोल जिनके ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, दूसरे जनरेटर की आर्मेचर की क्रोड जिसके ऊपर हम आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं। इन दोनों के अंदर जो हानि होगी वो हानि कहलाएगी आपकी कौन सी, लोहा हानि। 2 प्रकार की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे भंवरधारा हानि, दूसरी पढ़ेंगे कौन सी, स्टेरेसिस हानि। और तीसरी होती है यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि क्या होती है, जनरेटर के अंदर घर्षण के कारण, जनरेटर के अंदर जो घर्षण होगा, फ्रिक्शंस होगा, उस फ्रिक्शन के कारण इस जनरेटर या मशीन्स के अंदर जो हानि होगी वो हानि कहलाएगी आपकी कौन सी हानि, यांत्रिक हानि। कौन सी कहलाएगी, यांत्रिक हानि। ठीक है। अब एक एक हानि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताम्र हानि। ये जो ताम्र हानि होती है इसका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सी हानि को, ताम्र हानि को। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉपर लॉसेस, यानी कि ताम्र हानि। ताम्र हानि के अंदर क्या होगा, डीसी मशीन देख लेते हैं, जनरेटर और मोटर। देखिए जनरेटर के अंदर जो हानियां होगी वो सारी हानियां किसके अंदर होगी, मोटर्स के अंदर। तो हम जो हानियां पढ़ेंगे जनरेटर और मोटर की एक साथ पढ़ रहे हैं। मोटर्स के अंदर हम हानियों को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हानियां ही किसके अंदर होगी, आपकी मोटर के अंदर होगी। तो दोनों की हानियां एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो डीसी मशीन लिखूंगा, डीसी मशीन के अंदर आपका डीसी जनरेटर भी आ जाएगा और डीसी मोटर भी आ जाएगा। तो अगर डीसी जनरेटर पे क्वेश्चन आए तो भी यही आंसर रहेगा, डीसी मोटर पे अगर क्वेश्चन आए तो भी हानियां क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा डीसी मशीन। मशीन के अंदर जनरेटर भी आ जाएगी और क्या आ जाएगा, आपका मोटर भी आ जाएगी। तो डीसी मशीन की वाइंडिंग, डीसी मशीन्स की वाइंडिंग में होने वाली हानि, वाइंडिंग में होने वाली हानि, या फिर ऐसे लिख लो वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, क्या, वाइंडिंग के
प्रतिरोध के कारण, वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि, होने वाली हानि ताम्र हानि कहलाती है। तो वाइंडिंग होगी, अब वाइंडिंग का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध के कारण उस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो हानि होगी वो हानि ही कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी ताम्र हानि कहलाएगी। कौन सी हानि होगी, ताम्र हानि। अब ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ताम्र हानि का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। और किस में होगी ये ताम्र हानि, आपकी वाट में होगी। देखिए आई का मतलब क्या है, यहां पर आई बराबर क्या है, वाइंडिंग में प्रवाहित धारा, वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा। वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा को किससे लिखेंगे, आई से। और आर बराबर क्या है, वाइंडिंग का प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध। वाइंडिंग के प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, आर से। और वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को किससे लिखेंगे अपन, आई से। किससे लिखेंगे, आई से। तो ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब आई स्क्वायर इंटू आर का मतलब क्या हो, अगर मेरे को, देखिए मेरे को यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, कौन सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मेरे को ताम्र हानि ज्ञात करनी है, कौन सी हानि ज्ञात करनी है, ताम्र हानि ज्ञात करनी है, तो मैं जो करंट लूंगा ना, वो करंट कौन सी वाइंडिंग की लूंगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की लूंगा। कौन सी की लूंगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को अपन लिखते हैं आई एस ई से। एस सी का मतलब क्या हो गया, सीरीज। तो सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा को किससे लिखेंगे, आई एस सी से। यहां पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगवा देंगे, स्क्वायर। अब प्रतिरोध भी कौन सा होगा, सीरीज वाइंडिंग का ही कह लेंगे अपन प्रतिरोध। और सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध को लिखेंगे अपन आर एस ई से। तो आई एस सी स्क्वायर इंटू आर एस सी। और ये किस में होगा, आपका वाट में। तो ये किसके अंदर होने वाली ताम्र हानि हो जाएगी, आपकी सीरीज फील्ड के अंदर होने वाली ताम्र हानि। ऐसे कैसे, यदि मेरे को शंट फील्ड के अंदर, कौन से के, शंट फील्ड में यदि मेरे को ताम्र हानि निकालनी है, तो यहां पर जो करंट लूंगा वो कौन सी वाइंडिंग की लूंगा, शंट फील्ड वाइंडिंग की लूंगा। और शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट लिखते हैं उसको लिखते हैं आईएसएच से। तो आईएसएच का स्क्वायर और शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे आरएसएच से। तो आईएसएच का स्क्वायर इंटू आरएसएच, ये जो हानि हो जाएगी ये किसके अंदर होने वाली हानि हो जाएगी, आपकी शंट फील्ड के अंदर होने वाली हानि हो जाएगी। ऐसे कैसे, यदि मेरे को आर्मेचर में होने वाली ताम्र हानि निकालनी है, क्या निकालनी है मेरे को, आर्मेचर। यदि आर्मेचर में ताम्र हानि निकालनी है, आर्मेचर वाइंडिंग लिख लो, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में ताम्र हानि। तो आर्मेचर वाइंडिंग में ताम्र हानि का बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा आर ए। क्योंकि आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा को हम किससे लिखेंगे, आई ए से। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा उसको लिखेंगे अपन आर एस ए से। तो आर्मेचर वाइंडिंग में ताम्र हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। ऐसे कैसे, यदि मेरे को कौन सी वाइंडिंग, आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, कौन सी में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में होने वाली ताम्र हानि निकालनी है, तो देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम कौन सी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और यदि वो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ रही है तो उस वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के बराबर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, बराबर। तो इसके अंदर यदि हानि का सूत्र लिखूंगा तो देखिए करंट तो क्या आएगी, आपका आई ए स्क्वायर ही आएगा। आई ए स्क्वायर क्यों आ रही है, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जब ये वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी तो दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होगा। जितनी धारा आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होगी उतनी धारा ही कौन सी वाइंडिंग में प्रवाहित होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में। और आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई ए है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा भी कितनी हो जाएगी, आई ए। और इसके प्रतिरोध को लिख देंगे आर सी से। आर सी का मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर
क्या हो गया, प्रतिरोध। ऐसे कैसे एक हो जाएगी कौन सी आपकी इंटरपोलर वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी आपकी इंटरपोलर वाइंडिंग। तो इंटरपोलर वाइंडिंग में होने वाली ताम्रानी, अब देखिए इंटरपोलर वाइंडिंग को भी हम कौन सी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के क्या होगा, बराबर। लेकिन इसके जो प्रतिरोध को हम लिखेंगे वो लिखेंगे आर आई से। आर आई का मतलब इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर होने वाली ताम्रानी। तो देखिए चाहे सीरीज फील्ड के अंदर होने वाली यहाँ ताम्रानी हो, चाहे शंट के अंदर देख लो, आर्मेचर, कंपनसेटिंग और इंटरपोलर, सभी के अंदर जो ताम्रहानि हो रही है वो धारा के वर्ग के क्या है, आपके समानुपाती है। धारा के वर्ग के क्या है, समानुपाती। देखो आई स्क्वायर के समानुपाती है ना, तो इसके अंदर आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चंस बनता है वो यही बनता है कि जो डीसी मशीन होती है, उस डीसी मशीन के अंदर जो ताम्रहानि होती है उसका मान उस मशीन्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के क्या होता है, आपका समानुपाती। डीसी मशीन्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के क्या होता है, आपका समानुपाती। किसका मान, ताम्रहानि का मान। तो ताम्रहानि का मान आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा, या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट डीसी मशीन में अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के क्या होता है, आपका समानुपाती। जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। तो ताम्रहानि का मान डायरेक्ट लिखेंगे हम, ताम्रहानि का मान डीसी मशीन में प्रवाहित धारा के वर्ग यानी कि आई स्क्वायर आर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ताम्रहानि है, ताम्रहानि का मान क्या होगा, यदि डीसी मशीन्स के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके वर्ग के क्या होगा, आपका समानुपाती। देखिए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, ताम्रहानि को किससे लिखेंगे अपन, PCU से लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं, PCU, मतलब कॉपर वाइंडिंग के अंदर होने वाली ताम्रहानि, उसका डायरेक्ट मान क्या होगा, करंट के वर्ग के क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। अब देखिए यदि मैं क्वेश्चंस आपका यहां से बनेगा, देखिए क्वेश्चंस कैसे बनता है, यदि जनरेटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को यदि हम 2 गुणा कर दें, क्या, जनरेटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को यदि 2 गुणा कर दें तो ताम्रहानि के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि धारा का मान हमने 2 गुणा किया तो बताइए ताम्रहानि कितने गुणा हो जाएगी। तो देखिए जनरेटर के अंदर जो ताम्रहानि है वो धारा के वर्ग के समानुपाती है। अब धारा को हमने 2 गुणा कर दिया, कितना गुणा कर दिया, 2, तो 2 गुणा कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो PCU बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका 4। तो आपकी जो ताम्रहानि वो कितनी गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। यदि करंट को 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो उसके अंदर होने वाली हानि है वो कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि डीसी मशीन्स के अंदर जो ताम्रहानि है वो धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। अगर धारा बढ़ेगी, डीसी मशीन्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान यदि बढ़ेगा तो उस मशीन्स के अंदर होने वाली ताम्रहानि का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डीसी मशीन्स के अंदर जो ताम्रहानि होती है वो लोड पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे ही हम लोड का मान कम ज़्यादा करेंगे तो जनरेटर या फिर मोटर्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, कम या ज़्यादा। तो जैसे ही लोड का मान चेंज होगा तो इस ताम्रहानि का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो जो ताम्रहानि है उसका मान लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लोड पर। क्यों निर्भर कर रहा है, क्योंकि लोड का मान जैसे ही हम चेंज करेंगे तो डीसी मशीन्स के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान चेंज होगा, और जैसे ही धारा का मान चेंज होगा तो उसके अंदर होने वाली ताम्रहानि का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। तो डीसी मशीन्स के अंदर जो ताम्रहानि होती है वो लोड पर क्या होती है, आपके निर्भर करती है। इतना लिख लिया। आगे देखिए, आगे इसके अंदर आपको जो याद रखनी है इंपॉर्टेंट लाइंस वो ये है। अगला क्या है, डीसी मशीन में ताम्रहानि लोड पर
लोड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर कर रही है? लोड पर। क्योंकि जैसे ही लोड का मान बढ़ेगा, क्या होगा? लोड का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर के अंदर यदि प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा तो डीसी मशीन्स के अंदर होने वाली ताम्र हानि का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ये जो ताम्र हानि होती है वो ताम्र हानि केवल करंट पर और प्रतिरोध पर निर्भर करती है। इस ताम्र हानि का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। आवृत्ति का मान कम या ज्यादा करने से ताम्र हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि हम जब लोह हानि पढ़ेंगे तो उस लोह हानि का मान फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ताम्र हानि का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। ये भी याद रख लेना। डीसी मशीन में ताम्र हानि का मान फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, हिंदी में फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। डीसी मशीन्स के अंदर जो ताम्र हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान सिर्फ लोड पर निर्भर कर रहा है। क्योंकि लोड कम ज्यादा होगा तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम ज्यादा होगा, और यदि आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम ज्यादा होगा तो उसके अंदर होने वाली कॉपर हानि का मान भी कम होगा। यदि धारा 2 गुना हो गई तो आर्मेचर हानि कितनी हो जाएगी? आपकी 4 गुना बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 4 गुना। और यदि मैं धारा को आधा कर दूं, कितना कर दूं? आधा। कितना कर दूं? आधा। तो आपकी जो ताम्र हानि है, देखिए आधा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 1/4 रह जाएगी। कितना हो जाएगी? 1/4। जो ताम्र हानि का मान कितना गुना कम हो जाएगा? 1/4 गुना क्या हो जाएगा? आप उसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो इस पे से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, आर्मेचर हानि का मान 2 गुना बढ़ाने पर ताम्र हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आर्मेचर हानि का मान आधा करने पर ताम्र हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके बारे में आपसे यहाँ से क्वेश्चन से पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, ताम्र हानि का मान जो लोड धारा है उसके वर्ग के क्या होता है? समानुपाती। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डीसी मशीन्स के अंदर जो ताम्र हानि होती है वो किस पर निर्भर करती है? आपके लोड पर निर्भर करती है। ये आपको क्वेश्चन आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है यदि किसी वाइंडिंग के अंदर का अगर मेरे को धारा दे रखी है और उस वाइंडिंग का प्रतिरोध दे रखा है, और यदि उसके अंदर मेरे को ताम्र हानि का मान पूछे तो धारा का वर्ग करके उस प्रतिरोध को उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो उस वाइंडिंग के अंदर होने वाली ताम्र हानि का मान क्या हो जाएगा? अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो ताम्र हानि का जो मान है, देखिए जनरेटर या डीसी मोटर या वो चाहे डीसी जनरेटर हो, दोनों के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली जो हानि है वो है ताम्र हानि। अब जो ताम्र हानि है उसका मान फुल लोड पर जो भी हानि होगी, फुल लोड पर जो कुल हानि है उसका भी क्या होता है? आपका 30 से 40% होती है। कितनी होती है? 30 से 40%। तो आगे याद रखनी है आपको, ताम्र हानि का मान, क्या? ताम्र हानि का मान फुल लोड हानि का 30 से 40%। कितना परसेंट होता है? 30 से 40% होता है। तो जो ताम्र हानि है उस ताम्र हानि का मान फुल लोड हानि का 30 से कितना होता है? आपका 40% होता है। तो ये तो कौन सी होगी? आपकी डीसी मशीन्स के अंदर होने वाली ताम्र हानि। अगली जो हानि आएगी वो आएगी कौन सी? आपकी यांत्रिक हानि। कौन सी आएगी? यांत्रिक हानि। ठीक है, मिटा दूं? देखिए आज आपका ये जो डीसी जनरेटर है वो चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। तो आपके 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे चैप्टर मैंने मान लो करवा रहा हूँ, उनको पहले करवा रहा हूँ जिनमें थ्योरी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज आपका ये ट्रांसफार्मर का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरी हानि होगी कौन सी? आपकी लोह हानि। कौन सी हानि होगी? लोह हानि। इस लोह हानि को हम क्रोड हानि के नाम से भी जानते हैं।
कौन सी हानि के नाम से जानते हैं? क्रोड हानि के नाम से भी जानते हैं। इस हानि को हम नो लोड हानि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नो लोड हानि। इतने नाम है इसके। इसको लो हानि बोल लो, क्रोड हानि बोल लो, नो लोड हानि बोल लो, तीनों क्या है? एक ही बात है। तो लिख सकते हैं इसको क्या? आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस, या फिर लिख सकते हैं क्या? नो लोड लॉसेस। एक ही बात है, ठीक है। तो देखते हैं लो हानि या क्रोड हानि क्या होती है। जब देखिए नाम से पता चल रहा है डीसी मशीन्स का जो लोहे का जो भाग होगा, जैसे आपके फील्ड पोल हो गए या फिर आर्मेचर हो गया, इनके अंदर जो हानि होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी? आपकी लो हानि। कौन सी कहलाएगी? लो हानि। देखिए देखिए डीसी मशीन के फील्ड पोल व आर्मेचर क्रोड में होने वाली हानि लोहा हानि कहलाती है। लोहा हानि कहलाती है। अगला देखिए, ये जो लोहा हानि है इसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आपकी डीसी मशीन नो लोड की अवस्था में हो या फुल लोड की अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में इस हानि का मान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। लोड का मान कम ज़्यादा करने से इस हानि के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस हानि का मान लोड पर निर्भर नहीं करता। जो लोहा हानि है उस लोहा हानि का मान लोड पर निर्भर नहीं करता है। आगे अगर बात करें तो लोहा हानि कितने प्रकार की देखी हमने? दो प्रकार की। एक होती है आपकी भंवरधारा हानि और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन कौन सी आपकी भंवरधारा हानि। कौन सी देखते हैं? भंवरधारा हानि यानी कि एडी करंट लॉसेस। देखिए भंवरधारा हानि क्या होती है? भंवरधारा हानि क्या होती है? जब डीसी मशीन्स का आर्मेचर क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर क्या करता है? आपका घूमता है। तो जैसे ही आर्मेचर घूमेगा तो आर्मेचर की जो कोर है वो भी फील्ड वाइंडिंग के अंदर घूमेगी और आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग है वो भी फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर क्या करेगा? घूमेगा। तो एक तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। अब वो चुंबकीय फ्लक्स तो आपका मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है। दूसरा जो आर्मेचर के ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी होगी, अगर जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर के आर्मेचर पे जो आर्मेचर वाइंडिंग लगी होगी, जब वो आर्मेचर वाइंडिंग इस आपके फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी तो उस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल आता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है और वो धारा आर्मेचर वाइंडिंग से किसके पास जाएगी? कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर उसको डीसी में चेंज करेगा और कम्यूटेटर से वो करंट कार्बन ब्रश के माध्यम से हमको आउटपुट में प्राप्त हो जाएगी। अब ये करंट तो पैदा हुई है आर्मेचर की वाइंडिंग में, क्योंकि चालक पदार्थ है। आर्मेचर की वाइंडिंग तांबे की बनी हुई है, तांबा एक चालक पदार्थ है। जब तांबे के चालक पदार्थ फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे तो उनके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी और वो धारा हमको आउटपुट में प्राप्त होगी। लेकिन देखिए आर्मेचर की वाइंडिंग तो कॉपर की है, लेकिन जो आर्मेचर की क्रोड है, छोटे धातुओं की अगर बात करें तो किसकी बनी होती है? आपके लोहे की बनी होती है, कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीन से बात करें तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब ये कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील है, ये भी क्या है? चालक धातु है। जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमेंगे तो ये भी चुंबकीय बल रेखाओं को काटेंगे और जब चुंबकीय बल रेखाओं को काटेंगे तो आर्मेचर की कोर के अंदर भी एक विद्युत वाहक बल आएगा और उस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर की कोर के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी और जो आर्मेचर की कोर के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा कहलाती है भंवरधारा। कौन सी धारा कहलाती है? भंवरधारा।
अब आर्मेचर की कोर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको कह रहे हैं हम भंवर धारा। उस कोर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण आर्मेचर की कोर के अंदर जो हानि होगी वो हानि कहलाएगी आपकी भंवर धारा हानि। यानी कि आर्मेचर की कोर के अंदर जो भंवर धारा आई है उस भंवर धारा के कारण आर्मेचर की कोर के अंदर जो हानि हो रही है वो कहलाती है भंवर धारा हानि। इस भंवर धारा हानि के कारण क्या होता है, आपका जो आर्मेचर की कोर हो जाती है वो क्या हो जाती है आपकी गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी गर्म। तो आर्मेचर की क्रोड के अंदर जो हानि होगी वो हानि कौन सी कहलाएगी आपकी भंवर धारा हानि। तो इसमें क्या होगा, आर्मेचर की क्रोड में, आर्मेचर की क्रोड में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा के कारण होने वाली हानि, होने वाली हानि भंवर धारा हानि कहलाती है। आर्मेचर की क्रोड ने भी चुंबकीय फ्लक्स को काटा और उस चुंबकीय फ्लक्स को काटने के कारण आर्मेचर की क्रोड के अंदर एक धारा आई, उस धारा को बोला हमने भंवर धारा, और उस भंवर धारा के कारण आर्मेचर की क्रोड के अंदर जो हानि हो रही है वो हानि कहलाई भंवर धारा हानि। अब ये जो भंवर धारा हानि है इसको हम प्रदर्शित करते हैं WE से। किससे लिखेंगे, WE से। और इसका फॉर्मूला होता है WE बराबर होता है क्या, BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू होता है T स्क्वायर। WE बराबर BM स्क्वायर F स्क्वायर इंटू क्या है आपका T है। WE तो क्या है आपकी भंवर धारा हानि है। BM क्या है यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखिए F बराबर क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवर्ती है, जो भी आप सप्लाई दे रहे हो उसकी क्या है आवर्ती। T बराबर क्या है आपकी लेमिनेशंस की मोटाई है, लेमिनेशंस की मोटाई। अब देखिए ये जो भंवर धारा हानि पैदा हो रही है ना, इस भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए हम आर्मेचर को क्या बनाते हैं, पटलित बनाते हैं। पटलित मतलब छोटी छोटी पत्तियों को आपस में जोड़ के बनाते हैं और उन दो पत्तियों के बीच में क्या लगा देते हैं अपन, इंसुलेशन, कुचालक पदार्थ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर की क्रोड में से जो प्रवाहित हो रहा था उसके मार्ग में रिलक्टेंस का मान बढ़ जाता है और रिलक्टेंस का मान बढ़ने के कारण वो चुंबकीय फ्लक्स उस कोर को पार नहीं कर पाता, और जब चुंबकीय फ्लक्स कोर को पार नहीं करेगा तो उस कोर के कारण चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं होगा, और जब कोर चुंबकीय फ्लक्स का छेदन नहीं करेगी तो उस कोर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल नहीं आएगा, और जब कोर के अंदर विद्युत वाहक बल नहीं आएगा तो कोर के अंदर कोई भंवर धारा नहीं होगी, और यदि कोर के अंदर भंवर धारा नहीं होगी तो उसके अंदर कोई भंवर धारा हानि नहीं होगी। तो भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए हम जो आर्मेचर है उस आर्मेचर की क्रोड को क्या बनाते हैं अपन, पटलित बनाते हैं या लेमिनेटेड बनाते हैं। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए, कम करने के लिए आर्मेचर क्रोड, आर्मेचर क्रोड को पटलित, पटलित या फिर बोल सकते हैं लेमिनेटेड, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड बनाई जाती है, क्योंकि पटलित की जगह कभी कभी इंग्लिश वर्ड लेमिनेटेड भी आ जाता है। तो ये भी याद रखना, जो भंवर धारा हानि है उसके मान को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए जो आर्मेचर की क्रोड होगी उसको हम क्या बनाएंगे, पटलित बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पटलित। इतना क्लियर हुआ आपका। आगे यदि बात करें कि ये जो भंवर धारा हानि है इसका मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो जो भंवर धारा हानि है, भंवर धारा हानि का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति का मान यदि हम कम या ज्यादा करेंगे तो भंवर धारा हानि का मान भी क्या होगा, कम या ज्यादा। जबकि हमने देखी थी ताम्रहानि, उस ताम्रहानि का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो भंवर धारा हानि है, क्या है, भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि का मान
भंवरधारा हानि का मान आवृत्ति के वर्ग यानी कि एफ स्क्वायर के समानुपाती होता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। WE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या, एफ स्क्वायर। तो भंवरधारा हानि का मान क्या होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। यदि मैं आवर्ती को 2 गुना कर दूं, कितना गुना कर दूं, आवर्ती को 2 गुना, अगर आवर्ती को मैं 2 गुना कर दूं तो जो भंवरधारा हानि है उसका मान कितना गुना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि भंवरधारा हानि का मान आवर्ती के वर्ग के समानुपाती है। यदि आवर्ती को 2 गुना कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। भंवरधारा हानि कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर आपसे पूछे क्वेश्चंस, यदि आवर्ती को 2 गुना करने पर, क्या आवर्ती को यदि हम 2 गुना कर दे, कितनी गुना कर दे, 2 गुना कर दे, तो बताओ ताम्र हानि पर क्या प्रभाव होगी, ताम्र हानि कितनी होगी। तो देखिए ताम्र हानि का मान आवर्ती पर निर्भर नहीं कर रहा है। आवर्ती को 2 गुना कर देंगे तो भी ताम्र हानि उतनी की उतनी रहेगी, ताम्र हानि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आवर्ती को 2 गुना कर दिया तो आपकी जो भंवरधारा हानि है वो कितनी गुना हो जाएगी, आपकी 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। इतना समझ में आ गया। ये होगी आपकी कौन सी, भंवरधारा हानि। अगली जो हानि है आपकी है वो है कौन सी, हिस्टैरिसीस हानि। कौन सी है दूसरी हानि आपकी, हिस्टैरिसीस हानि। दूसरी है कौन सी आपकी, हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस लॉसेस। देखिए हिस्टैरिसीस हानि क्या होगी, जो क्रोड होती है आपकी, जैसे चाहे फील्ड वाइंडिंग के पोल देख लो या आर्मेचर की क्रोड देखो, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक बार तो क्या होती है, चुंबकित, और फिर क्या हो जाती है, विचुंबकित। क्योंकि आर्मेचर की क्रोड के अंदर कौन सी धारा प्रवाहित होती है, AC। स्टार्टिंग में आर्मेचर की क्रोड के अंदर जो धारा पैदा होती है वो कौन सी होती है, AC। जब AC धारा प्रवाहित होगी तो बार बार की में क्रोड क्या होती है, चुंबकित और विचुंबकित होती है। तो क्रोड के बार बार की में चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो हानि होती है वो हानि कहलाती है कौन सी, हिस्टैरिसीस हानि। कौन सी कहलाती है, हिस्टैरिसीस हानि। तो इसको लिखेंगे आर्मेचर क्रोड के बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस हानि। और हिस्टैरिसीस हानि को लिखेंगे हम WH से। किससे लिखेंगे, WH। और WH बराबर होता है ईटा इंटू होता है BM की पावर 1/6 इंटू F इंटू क्या होता है आपका, V होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला क्या होता है, WH बराबर होता है ईटा इंटू BM की पावर 1/6 इंटू क्या होता है, F इंटू क्या होता है आपका, V होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर WH तो क्या है आपका, हिस्टैरिसीस हानि। क्या है, हिस्टैरिसीस हानि। ईटा क्या है आपका, हिस्टैरिसीस गुणांक है। क्या है, हिस्टैरिसीस गुणांक। हिस्टैरिसीस गुणांक को अपन किससे लिखेंगे, ईटा से। BM क्या है आपका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। क्या है आपका, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को अपन किससे लिखेंगे, BM से। F बराबर क्या है आपकी, सप्लाई आवृत्ति है। क्या है, F बराबर सप्लाई आवृत्ति। सप्लाई आवृत्ति को किससे लिखेंगे अपन, F से। और V बराबर क्या है यहाँ पर, V बराबर है कोर का आयतन। क्या है, कोर का आयतन। जो कोर बार बार की में चुंबकित और विचुंबकित हो रही है उसका जो आयतन है उसको अपन लिखेंगे V से। किससे लिखेंगे, V से।
तो हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला याद रखना है, WH बराबर होता है ईटा इंटू BM की पावर 1/6 इंटू F इंटू क्या होता है, V होता है। अब देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, ये जो हिस्टैरिसीस हानि है, इस हिस्टैरिसीस हानि का मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। हिस्टैरिसीस हानि का मान आवर्ती के क्या होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है, आवर्ती के समानुपाती होता है। यानी कि यहां पर लिखेंगे WS समानुपाती होगी F। लेकिन अभी देखी थी अपन ने जो एडी करंट लॉसेस है वो आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है। एडी करंट लॉसेस तो क्या होती है, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है, लेकिन जो हिस्टैरिसीस हानि है वो हिस्टैरिसीस हानि आवर्ती के केवल आवर्ती के क्या होती है, आपकी समानुपाती। अगर मैं क्वेश्चन पूछे कि आवर्ती का मान यदि 2 गुना कर दे, आवर्ती का मान कितना गुना कर दे, यदि 2 गुना कर दे, तो बताओ हिस्टैरिसीस हानि का मान कितना होगा, तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी कितना होगा, आपका 2 गुना ही होगा। लेकिन अगर पूछे कि आवर्ती का मान 2 गुना करने पर भंवरधारा हानि का मान कितना हो जाएगा, तो भंवरधारा हानि का मान कितना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर आवर्ती को 2 गुना करने पर कॉपर लॉसेस का मान कितना होगा, WCU मतलब कॉपर लॉसेस का मान कितना रहेगा, तो कॉपर लॉसेस तो आवर्ती पर निर्भर ही नहीं करता है, तो जितना पहले कॉपर लॉसेस था उतना ही रहेगा। तो जो आवर्ती पर जो हानि निर्भर करती है वो हानि कौन सी है, लो हानि। अब लो हानि भी 2 हो गई, एक तो भंवरधारा और एक हिस्टैरिसीस। भंवरधारा हानि है वो तो आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होती है, लेकिन जो हिस्टैरिसीस हानि होती है वो केवल आवर्ती के समानुपाती होती है। तो यदि हम आवर्ती का मान कम या ज़्यादा करेंगे तो उस मोटर के अंदर भंवरधारा हानि और हिस्टैरिसीस हानि दोनों का मान ही क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जो भंवरधारा हानि है उसका मान ज़्यादा चेंज होगा बजाय हिस्टैरिसीस हानि के। तो ये होगी कौन सी दूसरी हानि, आपकी हिस्टैरिसीस हानि। कौन सी होगी, हिस्टैरिसीस। अब जो लास्ट वाली हानि बची है वो है कौन सी, आपकी यांत्रिक हानि। तीसरे नंबर की हानि कौन सी है, आपकी यांत्रिक हानि है। देखिए तीसरे नंबर पे जो हमारी हानि आती है वो आती है यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि यानी कि मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस। देखिए यांत्रिक हानि क्या होगी, डीसी मशीन्स के अंदर बियरिंग के अंदर घर्षण होगा या वायु के कारण क्या होगा, आपका घर्षण होता है। उस बियरिंग और वायु के घर्षण के कारण जो हानि होती है वो हानि कहलाती है आपकी यांत्रिक हानि। कौन सी हानि कहलाती है, यांत्रिक हानि। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं घर्षण हानि भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको, घर्षण हानि यानी कि फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस भी बोल लो इसको, एक ही बात है। तो इस हानि के अंदर क्या होगा, डीसी मशीन में बियरिंग व वायु में घर्षण के कारण होने वाली हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। यांत्रिक हानि कहलाती है। तो बियरिंग्स और वायु के अंदर जो घर्षण है उस घर्षण के कारण जो हानि होगी वो हानि कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी यांत्रिक हानि। अब ये जो यांत्रिक हानि है, क्या यांत्रिक हानि का मान आर्मेचर की घूर्णन गति के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। या फिर इसको लोग बोल सकते हो आर्मेचर की घूर्णन गति को अपन किससे लिखेंगे, एन से। तो एन स्क्वायर यानी कि आर्मेचर की घूर्णन गति के वर्ग, आर्मेचर की घूर्णन गति के वर्ग के क्या होती है, ये समानुपाती होती है। तो यांत्रिक हानि के अंदर याद रखना है आपको, यांत्रिक हानि का मान आर्मेचर की घूर्णन गति के वर्ग के क्या होती है, आपकी समानुपाती होती है। एन स्क्वायर के क्या होती है, आपकी समानुपाती है। तो इसको आप लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक हानि
डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर। तो यदि आर्मेचर की घूर्णन गति हमने बढ़ाई, आर्मेचर की घूर्णन गति को हमने बढ़ाया, तो यांत्रिक हानि का मान क्या होगा आपका, डिपेंड होगा। अब यांत्रिक हानि का मान ना तो आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो यांत्रिक हानि का सिर्फ एक ही पर डिपेंड करता है, वो करती है आर्मेचर की घूर्णन गति पर। आर्मेचर की घूर्णन गति यदि ज्यादा होगी तो यांत्रिक हानि का मान भी क्या होगा, ज्यादा, और यदि आर्मेचर की घूर्णन गति कम होगी तो यांत्रिक हानि का मान भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो सिर्फ इसमें इतना सा ही है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो थी आपके अलग अलग हानि पढ़ ली हमने कि जनरेटर के अंदर 3 प्रकार की हानि होती है। एक तो होती है ताम्र हानि, दूसरी होती है लोह हानि, और तीसरी होती है कौन सी, आपकी यांत्रिक हानि। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आपके ज़्यादा आने के चांस होते हैं। अब जो पढ़ेंगे, अब ये जो तीनों हानियाँ होती हैं, इन 3 हानियों को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो होती है, इन 3 हानियों को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, 2। एक तो पढ़ेंगे हम नियत हानि, यानी कि अपरिवर्तित हानि, और दूसरी पढ़ेंगे हम परिवर्तित हानि। एक तो पढ़ेंगे नियत और दूसरी पढ़ेंगे कौन सी, अपरिवर्तित। देखिए आपकी हानि कितने प्रकार की होगी, आपकी 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी कांस्टेंट हानि, क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट लॉसेस, और एक होगी आपकी दूसरी होगी वेरिएबल लॉसेस। क्या होगी, वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट का मतलब हिंदी में इसको लिखे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट मतलब नियत हानि। क्या लिखेंगे अपन, नियत हानि, यानी कि जिसका मान हमेशा क्या रहे, निश्चित रहे। वेरिएबल लॉसेस का मतलब बोल सकते हैं अपन चर हानि। चर का मतलब जिसका मान कम ज्यादा होता रहे, वो आएगी कौन सी, वेरिएबल के अंदर। तो हानि जितनी भी अपन ने 3 हानियां पढ़ी, उन 3 हानियों को हमने कितने पार्टों में वापस डिवाइड किया, 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक तो किया हमने कांस्टेंट लॉसेस के अंदर, और एक पढ़ा हमने वेरिएबल लॉसेस। अब देखेंगे कांस्टेंट के अंदर कौन कौन सी आएगी। तो देखिए कांस्टेंट के अंदर आपको ये याद रखनी है, एक तो होगी आपकी लोह हानि। कौन सी, आपकी लोह हानि। अब लोह हानि के अंदर दोनों आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपकी कौन सी, भंवरदारा हानि, और दूसरी आ जाएगी कौन सी, आपकी हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी हानि हो जाएगी आपकी, हिस्टेरेसिस हानि। दूसरी हानि हो जाएगी आपकी कौन सी, यांत्रिक हानि। कौन सी हानि हो जाएगी, यांत्रिक। और तीसरी जो हानि होगी वो होगी आपकी संट फील्ड हानि। संट फील्ड हानि, क्योंकि जो संट फील्ड वाइंडिंग है, उस संट फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो हानि होती है उसको हम नियत मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। संट फील्ड वाइंडिंग को अपन पतले तार से बनाते हैं और ज्यादा फेरो वाली बनाते हैं। पतले तार से बनाने के कारण संट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम। तो इसके अंदर जो दाने वाली धारा है उसको अपन लगभग क्या मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। इस कारण जो संट फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि है उसको हम नियत हानि के अंदर क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी हानि आपकी क्या होती है, नियत होती है। तो एक तो लोह हानि, यांत्रिक हानि, और जो संट फील्ड हानि है, इन तीनों का मान क्या होता है, आपका नियत होता है। ऐसे कैसे देख लेते हैं, वेरिएबल लॉसेस। देखिए जो वेरिएबल लॉसेस होती है ना, चर हानि, ये 2 प्रकार की होती है। क्या, वेरिएबल या चर लॉसेस के अंदर कौन कौन सी आएगी, तो एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि। कौन सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। जो भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, उस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाली जो हानि होगी वो होगी वेरिएबल हानि। सीरीज फील्ड वाइंडिंग हानि, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो लोड पर निर्भर करेगी। अगर लोड का मान कम होगा तो धारा का मान भी कम होगा, लोड ज्यादा होगा तो धारा का मान ज्यादा होगा। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि है वो लोड पर डिपेंड करती है। दूसरी है आर्मेचर वाइंडिंग में। कौन सी, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग की हानि। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो हानि होगी वो हानि भी आपकी कौन सी हानि में आएगी, चर हानि में। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जो कांस्टेंट लॉसेस तो कौन कौन से होते हैं और वेरिएबल लॉसेस कौन कौन से होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांस आते हैं। तो नियत हानि बराबर होगी लोह हानि प्लस यांत्रिक हानि प्लस संट फील्ड हानि। क्या लिखेंगे अपन इसको, नियत हानि बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, नियत हानि, नियत हानि बराबर लिखोगे आप लोह हानि।
क्या लिखोगे, लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि, कौन सी, यांत्रिक हानि प्लस संट फील्ड हानि, संट फील्ड हानि। ये तीनों हानि आपकी कौन सी हानि के अंदर हो जाएगी, आपकी नियत हानि के अंदर आ जाएगी। कौन सी के अंदर आ जाएगी, नियत हानि के अंदर। ऐसे कैसे, यहाँ पर लिख सकते हो आप चर हानि बराबर, चर हानि बराबर हो जाएगा सीरीज फील्ड हानि, कौन सी, सीरीज फील्ड हानि प्लस संट फील्ड हानि, प्लस संट फील्ड हानि। सीरीज फील्ड हानि और जो संट फील्ड हानि है वो दोनों किसके अंदर आएगी, आपकी चर हानि के अंदर आएगी। कौन सी के अंदर आएगी, चर हानि। तो एक तो होती है आपकी कांस्टेंट, दूसरी होती है वेरिएबल, और तीसरी जो हानि होती है वो आती है आपकी स्ट्रे हानि। कौन सी हानि होती है आपकी, स्ट्रे लॉसेस, यानी कि स्ट्रे हानि। ये भी फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है। तो स्ट्रे हानि बराबर होती है क्या, आपका लौह हानि, लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि। लौह हानि और जो यांत्रिक हानि है वो दोनों मिलकर कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी स्ट्रे हानि कहलाएगी। कौन सी हानि कहलाएगी, स्ट्रे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तीन प्रकार की हानियां और होती है। एक तो होती है आपकी कांस्टेंट नियत हानि, दूसरी होती है आपकी चर हानि, और तीसरी होती है स्ट्रे हानि। ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए आपको। तो नियत हानि बराबर होगी लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि प्लस संट फील्ड हानि। चर हानि बराबर होगी सीरीज फील्ड हानि, और दूसरी कौन सी, संट फील्ड हानि। स्ट्रे हानि बराबर होगी लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि। एक और क्वेश्चन है, अगर नियत हानि का मान, क्या, नियत हानि का मान आपकी जो चर हानि है उसके बराबर हो जाए तो आपकी जो मशीन्स है उसकी दक्षता क्या होगी, आपकी अधिकतम होगी। तो मशीन्स की दक्षता के लिए क्या होना चाहिए, नियत हानि का मान परिवर्तित हानि के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या, अधिकतम दक्षता की स्थिति में मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में, मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में क्या होगा, चर हानि बराबर होगी क्या, नियत हानि। क्या होगी, नियत हानि। यानी कि लिखेंगे अपन वेरिएबल लॉसेस बराबर होगा क्या, आपका कांस्टेंट लॉसेस। नियत हानि का मान यदि चर हानि के बराबर है तो उस मशीन की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, आपकी अधिकतम होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा मशीन की जो दक्षता है उसकी अधिकतम प्राप्त करने के लिए क्या होगा, नियत हानि का मान चर हानि के बराबर होगा, या फिर नियत हानि का मान चर हानि से ज़्यादा होगा, या चर हानि का मान नियत हानि से ज़्यादा होगा, या फिर इनमें से पूछ लेगा सीरीज फील्ड हानि का मान संट फील्ड हानि के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है, जब नियत हानि का मान चर हानि के बराबर हो जाए या चर हानि का मान नियत हानि के बराबर होगा, उस कंडीशन में मशीन अपनी मैक्सिमम दक्षता या मैक्सिमम एफिशिएंसी पर क्या करती है, आपकी काम करती है। तो ये हो गया आपका मशीन के अंदर होने वाली हानि। तो जनरेटर के अंदर जो हानियां होती है वो कितने प्रकार की पढ़ी अपन ने, तीन प्रकार की। एक पढ़ी हमने ताम्र हानि, दूसरी पढ़ी लौह हानि, तीसरी पढ़ी यांत्रिक हानि। ये जो तीनों हानियां हैं इनको हमने फिर तीन प्रकार से डिवाइड किया। एक तो किया हमने नियत हानि, नियत हानि बराबर होती है लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि प्लस संट फील्ड हानि। दूसरी होती है चर या परिवर्तित हानि, तो परिवर्तित हानि बराबर होती है सीरीज फील्ड हानि प्लस संट फील्ड हानि। तीसरी होती है स्ट्रे हानि, स्ट्रे हानि बराबर होती है लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि। और मशीन की अधिकतम दक्षता की स्थिति में चर हानि का मान नियत हानि के बराबर होगा, या फिर वेरिएबल लॉसेस का मान कांस्टेंट लॉसेस के क्या होता है, आपके बराबर होता है। तो ये आपकी हानि कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ ही आपका जो जनरेटर का टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कौन सी, डीसी मोटर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और यदि देखिए ये आपको ये जो वीडियो देख रहे हो, अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर ये चीज़ के अंदर हमको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर हमारे ये चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, ताकि मैं जो आप कमेंट्स करोगे उसके अनुसार से मैं आपके यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है उसको और चेंज करूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट्स करें, और यदि बुरा लग रहा है तो भी कमेंट्स करें। अगर आपको मेरे वीडियो के अंदर कोई कमी नज़र आती है कि सर आपने यहाँ पर ये कमी रखी है,
तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं उस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि आप कमेंट्स करोगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, तो उसको सिर्फ फ़ायदा आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो के अंदर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखे, और यदि आपको कहीं चीज़ पर कमी नज़र आ रही है कि सर यहाँ पर ये कमी रह गई, तो प्लीज़ वो भी बताने की कोशिश करें, ताकि अगले वाले वीडियो के अंदर मैं उन चीज़ों को सुधार सकूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।